डिस्क्लेमर, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। न्यू स्टोरी, माई सीक्रेट हस्बैंड, एपिसोड 1, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। लंदन में एक लड़की अपने बेड पर बैठे बैठे लैपटॉप पर कुछ टाइपिंग कर रही थी। उसकी उंगलियों की स्पीड को गिन पाना आसान नहीं था। वो बहुत तेजी में कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां घुमा रही थी। उसकी आंखें चिल की आंखें की तरफ थी जो बिना झपके लैपटॉप के स्क्रीन को निहारे जा रही थी। रूम में पूरा शांति था। अभी सिर्फ कीबोर्ड पर चल रही उंगलियों के आवाज के अलावा वहां और कोई आवाज नहीं था। तभी उसका फोन बजा। फोन के आवाज से रूम का सन्नाटा टूटा। एक रिंग आते ही लड़की ने फोन उठा लिए। हेलो है। इतना बोलने के बाद लड़की ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, पर जैसे जैसे वो फोन पर दूसरे तरफ की आवाज सुनी जा रही थी तैसे तैसे उसके चेहरे के भाव बिगड़ते जा रहे थे। मैं फ्लाइट से आती हूँ। इतना बोलने के बाद लड़की ने दूसरे तरफ वाले इंसान की आवाज सुन बिना फोन काट दिया। लड़की ने तुरंत अपने फोन पर उंगलियां दौड़ाए और फोन अपने कानों के पास ले जाकर शांति स्वर में बोली, आगे 5 मिनट में इंडिया के लिए निकलना है, तैयारी करो। इतना बोलते ही लड़की ने फोन काट दिया। वो जल्दी से अपने बेड पर से उठी, लैपटॉप को बंद करके बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। अगले मिनट ही वो वापस आए। आते ही उसने एक हाथ में अपना जैकेट उठाया और दूसरे हाथ में लैपटॉप और फोन ले वो रूम से निकल गई। वो जैसे ही रूम से बाहर निकली, एक नौकर उसके हाथ से कोट, दूसरा उसके हाथ से लैपटॉप लेकर उसके पीछे चलने लगे। घर से बाहर निकलते ही वो एक कार में बैठी। कार स्टार्ट हुई। 2 मिनट बाद ही उसकी कार रुकी। कार रुकते ही एक ब्लैक कोट पहने इंसान ने उसके कार के गेट को खोला। लड़की के बाहर आते ही वो इंसान गंभीर स्वर में गुड इवनिंग मैम बोल अपना सर नीचे झुका दिया। वो अभी जहाँ खड़ी थी वहीं से कुछ फीट दूर उसका अपना पर्सनल चॉपर सामने खड़ा था। ब्लैक कोट वाले इंसान की बातों को बिना सुने वो आगे जाने लगी। ये देखो, इंसान भी पीछे से दौड़ते हुए 2 फीट दूरी बनाकर लड़की के पीछे चलने लगा। जल्दी चलो। चॉपर में बैठते ही लड़की बोली। सामने उसके सामने ही वो ब्लैक कोट वाला इंसान भी बैठ गया। तुरंत चौरअप स्टार्ट हुआ। लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकाएक अपने फोन पर कुछ लिए जा रही थी। सामने वाला इंसान चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ टाइम बाद ही चॉपर एक खुले स्थान पर जाके रुका। लड़की जल्दी से नीचे उतरी। उसके सामने फिर से एक ब्लैक कार खड़ी थी। वो तुरंत जाके उस पर बैठ गई। वो ब्लैक कोट वाला इंसान भी आके ड्राइवर के बगल में बैठ गया। कुछ टाइम बाद ही कार एक बड़े से घर के सामने थी। नंबर प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में राजपूत भवन। लड़की उस कार को देखते ही गेट पर बैठे चौकीदार ने झट से गेट खोला और सलाम करने का इशारा करने लगा। लड़की ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी दूर जाके रुकी। लड़की जल्दी से कार से बाहर निकली। सामने ही एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। डैड किधर है? लड़की ने गंभीर स्वर में पूछा। बिटिया मालिक ऊपर वाले कमर में है। इतना बोलने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अभी और कुछ बोलने वाला ही था कि लड़की बिना उनके बातों को ध्यान दिए हुए ऊपर की ओर भागी। उसके पीछे पीछे बूढ़ा और वो ब्लैक और कोट वाला इंसान भागने लगे। थोड़ी देर बाद ही लड़की एक रूम में आके रुकी। डैड इतना बोल के वो बेड पर पड़े इंसान के पास आके बैठ गई। उसके आंखों में आंसू था। इस वक्त वो बिलक बिलक कर रोने लगी। उसको ऐसे रोते देख कोई कह ही नहीं सकता था कि थोड़े टाइम पहले यही लड़की बाहर थी। मेरा बेटा बेड पर लेटे इंसान ने धीरे स्वर में बोला। मैं ठीक हूँ बेटा। नो डैड, अपने अभी तक मुझसे अपने बीमारी के बारे में क्यों छुपाया? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बोलते बोलते लड़की रोए जा रही थी। ये और कोई नहीं, शशि राजपूत है, जिनको हार्ट अटैक आया था। उनकी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब थी। ये कह सकते हैं कि वो अब कुछ मिनट के मेहमान थे। मैं ठीक हूँ बेटा। तुमने वो सब किया जो शायद एक बेटा भी नहीं कर सकता था। बस मेरी एक सपना अधूरा रह गया बेटा। काश आपने वो भी पूरा कर दिया होता तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाता। इतना बोलकर शशि जी खांसने लगे। उनको ऐसे खांसते देख मीरा रोते हुए बोली, आपको कुछ नहीं होगा डैड, आपकी सारी विश पूरी करूंगी मैं। आप अपने बिजनेस को सबसे ऊपर देखेंगे डैड, आप सब अपने आंखों से देखेंगे। मीरा शशि जी के हाथों को पकड़ के रोते हुए बोली, आप अभी भी नहीं समझी बेटा। बिजनेस आगे बढ़ाकर आप एक पिता की आत्मा को शांति नहीं दिला सकती। अपने पिता की मुंह से ये बात सुन मीरा चौंकते हुए बोली, तो फिर आपकी खुशी किस में है डैड? मैं आपको शादी करते हुए देखना चाहता हूँ। इतना बोल शशि जी खांसने लगे। मुझे शशि नहीं करना डैड, आप जानते हैं ये। फिर इतना बोल मीरा अपने पिता के सर को सहलाने लगी। तो फिर आप भी याद रखना बेटा, आपके पिता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगा। इतना बोलते ही शशि जी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। आपको कुछ नहीं होगा डैड, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। इतना बोल मीरा वहां से जाने लगी। उसको ऐसे जाते देख उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया।
और धीरे स्वर में बोले, अब कोई फायदा नहीं, अब कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकती हो वो आप ही कर सकती हो। प्लीज बेटा, आखिर बार मेरी बात मान लो, आप शादी कर को मेरे लिए। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर मीरा से रहा नहीं जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी वो अब क्या करे। आप एक बार ठीक हो जाओ डैड, फिर मैं शादी कर लूंगी। शशि जी की बातों को टालते हुए मीरा बोली, डॉक्टरों के मुताबिक मेरे पास ज्यादा समय नहीं, आपको जो करना है अभी करना है। शशि जी की बातों से मीरा चौंकते हुए बोली, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं डैड, मैं आपको ऐसे छोड़ के खुद के लिए लड़के देखने जाऊं, शादी करूं? आपको कुछ नहीं करना है, मैंने सब पहले से फिक्स्ड किया हुआ है। इतना बोल उन्होंने रामू काका को इशारा किया। काका उसकी बातें सुनते हुए कुछ टाइम बाद ही एक फाइल लेकर आए। वो फाइल उन्होंने शशि जी के इशारा करने के बाद मीरा को दे दिया। उस रूम में अभी 4 लोग थे, शशि जी, मीरा, रामू काका और वो ब्लैक कोट वाला जो कि मीरा का असिस्टेंट था, कुमार। सबको पता था मीरा कभी शादी नहीं करेगी, पर आज अपने पिता के अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए शायद उसको ये शादी करना पड़ेगा। शशि जी के इशारे को समझते हुए रामू काका ने फाइल मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा पहले तो फाइल देखकर हैरान थी, पर बाद में अपने पिता के इशारा को समझते हुए मीरा ने फाइल ले लिया और पढ़ने लगी। जैसे जैसे मीरा फाइल पढ़ते जा रही थी उसके भावे तनते जा रहे थे। फाइल पढ़ने के बाद मीरा अपने पिता की ओर देखते हुए बोली, ये सब क्या है डैड, आप शादी के नाम पर मुझे जीवन भर का कारावास दे रहे हैं। मीरा को ऐसे बोलते देख शशि जी ने मीरा के असिस्टेंट कुमार को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। कुमार जाके शशि जी के पास खड़ा हो गया। उसको ऐसे खड़े देख शशि जी के धीरे स्वर में बोले, इस फाइल में जो भी लिखा है तुम वो बातें सबके सामने पढ़ोगे। इतना बोल वो चुप हो गए। कुमार कभी मीरा को देखता तो कभी शशि जी को। शशि जी फिर बोले, जल्दी पढ़ो, इतना बोल वो खा लगे। शशि जी की खाशतें देख कुमार ने जल्दी जल्दी फाइल खोला। कुछ लाइन पढ़ने के बाद ही वो चौंक गया। वो चौंकते हुए कभी शशि जी को तो कभी मीरा को देखता। उसकी ऐसे घूरते देखकर शशि जी ने हरखराए आवाज में बोले, क्या हुआ, तुमसे नहीं हो पाएगा क्या? शशि जी के मुंह से इतना सुनते ही कुमार ने पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें लिखा था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसे मीरा को अभी के अभी शादी करना पड़ेगा, वो भी किसी सिद्धार्थ कपूर से, जिसमें कुछ शर्तें हैं। वो शर्त कुछ इस प्रकार है, एक शादी आज और इसी वक्त पंडित जी द्वारा होगा। 2 शादी के बाद मीरा सिद्धार्थ को एक ही रूम में एक ही बेड पर सोना होगा। 3 मीरा चाह कर भी ये शादी नहीं तोड़ सकती। ये शादी जब टूटेगी तो दोनों की मर्जी से टूटेगी। 4 अगर फ्यूचर में कभी मीरा सिद्धार्थ की रजामंदी से भी तलाक हुआ तो मीरा राजपूत की सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को से दिया जाएगा। मीरा सिद्धार्थ के साथ साथ शशि जी और मीरा का भी रिश्ता टूट जाएगा। ये पढ़कर कुमार चुप हो गया। मीरा शांति से बोली, आप तो पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं डैड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सिद्धार्थ कौन है डैड, और क्या उसने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ बोला कभी? सब रेडी, इतना बोल वो चुप हो गए। मीरा शांत लफ्जों में, मैं शादी के लिए रेडी हूँ डैड, पर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में एक शर्त और ऐड करना है। इतना बोल वो अपने डैड की ओर देखने लगी। एपिसोड 2, ये सिद्धार्थ कौन है डैड? ये सिद्धार्थ कौन है डैड, और क्या उसने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ बोल दिया? सब रेडी है, इतना बोल वो चुप हो गए। मीरा शांत लफ्जों में, मैं शादी के लिए रेडी हूँ डैड, पर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में एक शर्त और ऐड करना है। इतना बोल वो अपने डैड की ओर देखने लगी। क्या? शशि जी खांसते हुए बोले, मैं दुनिया के सामने खुद को शादीशुदा दिखाने के लिए रेडी हूँ डैड, पर मेरा पति कौन है ये कोई ना जान पाए जब तक मैं न चाहूँ। मतलब ये कि मेरा पति कौन है वो सिर्फ ये जितने लोग खड़े हैं उनके अलावा और कोई ना जान सके। जिस दिन आपके इस थोपे रिश्ते में मुझे जरा सी भी सच्चाई दिखी, मैं अपने पति को सबके सामने रिप्रेजेंट करूंगी, वो भी सारी दुनिया के सामने। इतना बोल मीरा चुप हो गई। शशि जी ने रामू काका को फिर से कुछ इशारा किया। उनके इशारे को समझते हुए रामू काका एक बार फिर से कमरे से बाहर गए। थोड़ी देर बाद वो एक नए फाइल के साथ थे। आते ही उन्होंने पहले की ही तरह इस बार भी फाइल मीरा के हाथों में थमा दिया। मीरा फाइल खोल के देखने लगी। फाइल के अंदर की शर्तें देख वो हैरान रह गई। इस फाइल में वो सारे पॉइंट्स ऐड थे जो मीरा ने अभी शशि जी को बोला था। वो अपने डैड को घूरते हुए बोली, आप तो पूरी प्लानिंग के साथ बैठे थे डैड। अगर आपको मेरी शादी से इतनी ही खुशी मिलती है तो आप पहले ही इस शर्तों के साथ आ जाते। मैं हाँ बोल देती। इतना बोलते ही मीरा ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के फाइल पर अपना सिग्नेचर कर दिया। उसके इतना करते ही रामू काका ने उसके हाथों से फाइल ले लिया और वो एक बार फिर रूम के बाहर गए। इस बार उनके साथ एक पंडित था, जिसको देखकर मीरा चौंक गई। तभी मीरा ने देखा उस पंडित के पीछे पीछे 10-12 नौकर नौकरानियां भी थी।
कुछ सम्मान लेकर आ रही थी। कमरे में आते ही विस्मयादिबोधक चिन्ह, वे सारे लोग अलग अलग फैल गए। एक ने झट से एक हवन कुंड बैठा दिया, दूसरे ने उसमें झट से लकड़ियां डाल के आग जलाने लगा, तीसरा ने वही दोनों तरफ कालीन बिछा दिया। कुछ टाइम बाद ही वो रूम एक रूम न रह के एक खूबसूरत मंडप में बदल गया था। मशीन की हेल्प से शशि जी ने अपना चेहरा मंडप की ओर मुड़ा लिया। मंडप देखते ही उनके आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। वो रोने लगे पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये कहा जा सकता है कि ये आंसू खुशी के हैं। कुछ टाइम बाद एक नौकरानी हाथों में चुंदरी के कर आए और उसने ये चुंदरी मीरा को उसके सर पर उड़ा दिया। मीरा ने कुछ नौकरानी को कुछ नहीं बोली, क्योंकि कहीं न कहीं उसको पता था ये सब नौकर नौकरानी जो भी कुछ कर रहे थे वो सब उसके डैड के आदेश थे। शशि जी ने आंसुओं भरे आंखों से एक बार फिर रामू काका को कुछ इशारा किया। कुछ टाइम बाद ही रामू काका वापस रूम में आए। उसके पीछे एक लड़का खड़ा था। देखने में उसकी उम्र कुछ 25-28 की लग रही थी। दिखने में वो काफी हैंडसम था, पर उसके चेहरे पर सेहरा लगा था। ये देख फिर मीरा चौंकते हुए अपने डैड की ओर देखने लगी। उसके डैड ने लड़खड़ते हुए आवाज में कहा, इतने लोगों के सामने अगर तुम्हारा पति कौन है बता दिया तो तुम्हारे शर्ट का क्या होगा? इतना बोल वो मुस्कुराने लगे। बिना कुछ बोले वो लड़का आगे आया और शशि जी के पैरों को छूकर प्रणाम करते हुए उनके चेहरे से पास जा खड़ा हो गया। उसके पास जाने के बाद उसने अपना चेहरा उसको दिखाया और उसके हाथों पर थपकी मार उसको आश्वासन दिया। शशि जी बड़े प्यार से उसको निहारे जा रहे थे। उन्होंने उसको कुछ इशारा किया। उनके इशारे को समझते हुए वो लड़का जाके मंडप पर बैठ गया। उसके बैठते ही पंडित जी भी सामने बैठ गई और शादी का मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद ही उन्होंने कन्या को बुलाने का आदेश दिया। उनका इतना बोलना ही था कि शशि जी मीरा की ओर देखने लगे। उनको अपने को ऐसे देखते देख मीरा समझ गई कि अब उसके हाथों में कुछ नहीं था। वो अब और नहीं भाग सकती थी इस शादी जैसे जाल से। अब वो अपने डैड के अंतिम इच्छा को पूरा करके उनको ये अंतिम खुशी देना चाहती थी। मीरा आगे बढ़ी और जाके उस लड़के के बगल में बैठ गई। पंडित जी ने एक बार फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ टाइम बाद ही उनके बोलने पर उस लड़के ने मीरा को सिंदूर लगा दिया और मंगलसूत्र पहना दिया। अंत में शादी संपन्न हुआ। इतना बोल पंडित जी शशि जी की ओर देखने लगे। शादी समर्पण हुआ सुनते ही शशि जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने पंडित जी को जाने का इशारा किया। कुछ टाइम बाद उस रूम से मंडप के जो भी चीज लगे थे वो सब नौकर नौकरानी निकाल कर ले निकले। कोई देखकर बता भी नहीं सकता था कि यहाँ कुछ टाइम पहले कोई शादी का मंडप था या कोई शादी हुआ है। मीरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ अभी हुई क्या। उसने शादी किया था वो भी कुछ शतों के साथ। लड़का कौन था उसको पता नहीं, क्या करता था उसको पता नहीं, क्या वो मीरा के लायक था। मीरा को उसके बारे ये में कुछ भी पता नहीं था। उससे बस इतना पता था, मीरा को उसे बस इतना मालूम था कि उसके अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए खुद को एक अनचाहे गठबंधन में बांध दिया। नौकर नौकरानी के जाने के बाद उस रूम में अभी सिर्फ शशि जी, मीरा, रामू काका और मीरा का असिस्टेंट कुमार थे। शशि जी ने इशारे से उस लड़के को अपने पास बुलाया। वो लड़का जाके उनके सामने खड़ा हो गया। शशि जी के इशारे से उसने अपने सेहरे को उतारा। सेहरे उतारने के बाद जब मीरा ने उस लड़के की ओर देखा तो वो चौंक गए। वो अपने दिमाग पर जोर डालने इस इंसान को पहचानने की कोशिश करने लगी। सेहरे के अंदर के लड़के को मीरा ने आज से पहले ना तो अपने कंपनी के किसी ब्रांच में देखा था, ना ही अपने डैड के संग, ना ही आज तक इस लड़के की पिक्चर या इंटरव्यू किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखा था। वो इंसान करीब 25 साल का होगा, इसका मतलब एज में भी छोटा। मना कि वो दिखता हैंडसम था, पर मीरा की नज़रों में उसकी अस्तित्व नहीं था। मीरा ने चौंकते हुए अपने डैड की ओर देखा और बोली, ये कौन है जिससे अपने मेरी शादी करवाई डैड? इतना बोल वो एक बार उस लड़के की तरफ मुड़ी। उस लड़के को तो जैसे मीरा के होने न होने से कुछ मतलब ही नहीं था और न ही मीरा ने किए गए क्वेश्चन से उसने तो जैसे सुना न हो ऐसे रिएक्ट कर रहा था। वो बस दया भार से अपनी मासूम शकल से शशि जी को देखे जा रहा था। उसके एक हाथ बड़े ही प्यार से शशि जी के सर को सहलाए जा रहे थे। वो घूरकर अपने डैड को देखने लगी। उसको ऐसे देखते देख उसके डैड ने बहुत ही धीमे स्वर में कुछ बोलने का प्रयास किया, पर वो बोल नहीं पा रहे थे। तभी शशि जी ने रामू काका को इशारा किया। इस पर रामू काका बिना एक सेकंड देरी किए रेडियो की तरह बजने लगे। ये सिद्धार्थ बाबू है, पूरा नाम इनका सिद्धार्थ ही है। इनके पेरेंट्स ने बचपन में ही उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, इसलिए ये बचपन से ही वहीं रहे। लगभग 2 महीने पहले ही साहब की इसने मुलाकात हुए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये बहुत पहले से ही जॉब के सर्च में इधर उधर घूमते फिरते थे। उसी जॉब के लिए जब ये हमारे ऑफिस में पहली बार आए थे तो इनकी मुलाकात साहब से हुए। साहब ने इनको अकाउंट डिपार्टमेंट में रखा है।
ये हमारे ऑफिस के ही एक वर्कर्स में से है। इतना बोल रामू कहाँ चुप हो गए। वहीं मीरा का तो जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। वो अपने डैड की ओर देखने लगी। उनके ऐसे स्थिति की वजह से वो उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो थोड़ा ऊंचे स्वर में बोली, आपने एक अनजान से मेरी शादी करवा दी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जिसमें हमारी एक गलती से हमारा अब तक की क्या धरा सब एक एक ट्रस्ट को चला जाएगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड। एपिसोड 3 मीरा की शादी। डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप सच में दी शशि राजपुर है वो इंसान जिसने एक छोटे से बिजनेस को आज इतना ऊपर तक ले गया अपनी मेहनत से कि आज वो इंडिया के टॉप 10 में से एक है। अपने पिता द्वारा खुद के लिए गए फैसले से मीरा खुश नहीं थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले क्या करे। अपने पिता की अंतिम इच्छा को मानकर मीरा ने शादी के लिए हाँ इसलिए कहा था क्योंकि उसको लगा था उसके पिता ने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, कोई अच्छे खानदान का लड़का देखा होगा। जब अचानक से उसके सामने दूल्हे की होम डिलीवरी हो गई तब मीरा को लगा ये उसके पिता के ही किसी दोस्त का लड़का होगा, पर नहीं, ये तो कोई अनाथ था जिसके न तो कुछ फैमिली का पता था ना ही माँ बाप का। मीरा को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही वो अपने लिए किसी राजकुमार को चाह रही थी। पर उसने ये तो कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, वो भी एक अनाथ से। शशि जी अपने बेटी के गुस्से से अच्छी तरह समझ रहे थे, पर वो अभी उससे अपने इस फैसले पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते थे। आपने तो कहा था आपको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपका पति कोई भी हो आपको कोई लेना देना नहीं, फिर इतने सवाल जवाब क्यों। शशि जी रुकते रुकते अपने क्वेश्चंस को मीरा के सामने रखा। मीरा कहीं ना कहीं अपने पिता के बातों से एग्री करती थी, फिर भी वो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। जहां एक तरफ मीरा के पास सवालों की लंबी लिस्ट अचानक से तैयार हो गई थी जिसको वो एक एक करके अपने पिता से पूछे जा रही थी। मीरा द्वारा पूछे गए सवालों को लेकर जिसका शशि जी कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। वहीं कमरे के कोने में खड़े सिद्धार्थ को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था इन सब से। वो बस कभी मीरा को देखता तो कभी शशि जी को, उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। वो भूत बन के दोनों को निहारे जा रहा था। पर डैड इंटरेस्ट नहीं या फर्क नहीं पड़ने का मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे साथ ये सब करें, एक अनजान से मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा दे। मीरा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। शशि जी कुछ बोलने के लिए आपने मुंह खोलने ही वाले थे कि उनको जोर जोर से खांसी आने लगा। उनको ऐसे खांसते देख शशि जी सामने आए और मीरा की ओर चिंता से देखते हुए बोले, बिटिया मुझे लगता है साहब को हमें थोड़ा आराम देना चाहिए, डॉक्टरों ने भी यही बोला था। आपके आने से पहले इतना बोल वो शशि जी की तरफ देखने लगे। मुझे पता है ये जो भी हुआ है उसमें आपकी भी भागीदारी है काका, इतना बोल वो अपने पिता की ओर देख कमरे से जाने लगी। तभी पीछे से शशि जी बोले, आपको अभी जो भी लगे पर आगे चलकर आपको अपने डैड के इस फैसले का सही या गलत होना पता चलेगा। वैसे आप भूलिए मत कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, आपको सिद्धार्थ के साथ रहना है। अपने पिता के मुंह से ये सब सुन मीरा को खुद का सर फोड़ने का मन कर रहा था। एक सेकंड के लिए तो उसको ये भी लगने लगा कि शायद उसके पिता ने अपने बीमारी का नाटक भी किया हो, पर फिर वो उनकी हालत देखकर चुप रह गई। मीरा ने एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ डाला और कमरे से निकल गई। मीरा को बाहर जाते देख शशि जी ने सिद्धार्थ को अपने तरफ आने का इशारा किया। मुझे आशा बेटा आप मेरी बेटी के इस व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर देंगे और आगे आने वाली चैलेंजेस के लिए तैयार रहेंगे। डोंट वरी अंकल, मुझे उसके बाद का कोई बुरा नहीं लगा। उससे शादी के लिए हाँ कहने से पहले मैंने खुद को इन सब बातों के लिए पहले से तैयार रखा है। मैं अभी के लिए भी तैयार हूँ और आगे जो होने वाला है उसके लिए भी तैयार हूँ। इतना बोल सिद्धार्थ शशि जी के हाथों पर हाथ डाल भरोसा दिया। मुझे आशा है सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आप मुझसे बस ये वादा करो कि आप उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। ठाकुर अपने वादे से मुखरते नहीं अंकल, इतना बोल सिद्धार्थ ने शशि जी की तरफ एक छोटी सी मुस्कान दे दिया। मीरा गुस्से से अपने डैड के रूम से निकली थी। निकलते ही उसने अपने असिस्टेंट की तरफ घूरते हुए कहा, पता करो कौन है ये, क्या सच है इसके मेरे डैड के करीब जाने का, कहीं ये तो नहीं इसने ये सब एक प्लान द्वारा किया हो सकता है ये हमारे बिजनेस राइवल्स का भेजा हुआ कोई जासूस हो। मीरा गुस्से में बोले जा रही थी। उसको ऐसे बोलते देख असिस्टेंट सोच रहा था कि उसकी मैडम की बातें सुन वो हंसे कि रोए, क्योंकि उसको पता था शशि जी ने सब जान समझ कर ही ये शादी करवाई होगी। जी मैडम आप चिंता ना करें, कल तक आपके पास सिद्धार्थ साहब के बारे में पूरी जानकारी होगी। साहब, मीरा गुस्से में बोली। मैडम अब आप हमारी मैडम है तो वो हमारे साहब और सर ही हुए ना, इतना बोल वो मुस्कुराने लगा। मीरा उसको गुस्से में घूरे जा रही थी, पर उसको पता था ये कहीं ना कहीं सच है और वो अब इससे भाग नहीं सकती। वो गुस्से में बोली,
तुम्हें जितना कहा उतना करो और है ये बात याद रखना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसके बारे में किसी को भी पता न चले। इतना बोल वो गुस्से से वहां से निकल गई। एपिसोड 4 शादी की खबरें न्यूज में आना। मीरा अभी अपने पिता के ही घर में थी क्योंकि उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं हुआ था। एक अंधेरे कमरे में बैठ मीरा अभी पिछले कुछ घंटों में हुए बातों के बारे में सोचे जा रही थी। पिछले कुछ घंटों में क्या से क्या हो गया था। वो अभी कुछ मिनट पहले तक एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन थी जिसके लिए जो था वो उसका बिजनेस था, वहीं अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में फंस गई जिसमें उसका पति कौन है, क्या करता है, असलियत में उसके लाइफ में उसके होने से क्या फर्क आने वाला है, उसे कुछ नहीं मालूम था। मीरा अपने रूम में बैठे बैठे कुछ सोच रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन को एक छोटी रिंग के बाद ही रिसीव किया। मीरा फ़ोन पर कुछ बोल पाती तभी सामने से एक लड़की तेज़ी में बोल बैठी, हाय बेबी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। मुझे अभी अभी पता लगा, फाइनली आई एम हैप्पी फॉर यू। अब तुम्हारे बोरिंग लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। पर तुमने इतनी जल्दी शादी कैसे कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। नॉट गुड, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या बकवास है, क्या बोल रही हो ये सब तुम? मीरा थोड़ा गुस्से में बोली, मैंने तो वही बोला जो अभी न्यूज़ में सुना, अगर न्यूज़ वाले ना होते तो तुम ये सब बताती ही नहीं। सामने वाली लड़की बोली, मैंने तुमको शार्मा इंडस्ट्रीज के साथ वाले फाइल को पूरा करने के लिए कहा था ना, क्या आपने पूरा किया? मीरा चिढ़ते हुए बोली, वो मैं अभी उसी पर काम कर रही हूँ। तुम टॉपिक में बदलो और मुझे ये बताओ ये सब कैसे हुआ, अचानक से शादी? सामने वाली लड़की चाहते हुए बोली, और देन डू यू वर्क फास्ट, ये गॉसिप करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगली बार प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद तुम मुझे फ़ोन करना। इतना बोल मीरा ने फ़ोन काट दिया। मीरा के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, न ही रिश्तेदार। परिवार के नाम पर उसके पिता और रामू काका थे और दोस्त के नाम पर उसका असिस्टेंट कुमार और उसके ही ऑफिस में काम करने वाली संध्या, जो पहले उसके स्कूल फ्रेंड्स थे, फिर बाद में मीरा ने उनको अपने ऑफिस में काम दे दिया। मीरा उनके हर ज़रूरतों को पूरा करती थी, ये बात वो भी जानते थे। कुमार तो अपने काम में ज़्यादा मन लगाया करता था, उसको देखकर कभी नहीं लगता कि कभी वो मीरा का दोस्त भी हुआ करता होगा। पर वही संध्या अभी भी उससे मजाक किया करती रहती थी, बिल्कुल स्कूल टाइम की तरह। वो बात अलग है, वो डांट भी कहा लेती थी। फ़ोन कट होने के बाद मीरा ने अपने फ़ोन में ब्राउज़र सर्च मरा। वो अभी ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर थी। जो लड़की हमेशा से अपने बिजनेस की वजह से टॉप पर रहती थी, वो आज अपने अचानक हुई शादी हो जाने के लिए टॉप पर ट्रेंडिंग लिस्ट में थी। ये देख उसको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा ये पता लगाने में कि ये सब उसके पिता का करवाया गया कांड है। उन्होंने ही अपने सोर्स यूज करके मीरा की इस शादीशुदा होने का न्यूज़ फैलाया है। कौन है मीरा राजपूत का सीक्रेट हस्बैंड? कौन है मशहूर बिजनेसमैन शशि राजपुर का दामाद? कौन है बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर मिस माया राजपुर का पति? क्यों करना पड़ा मीरा राजपुर को अचानक से शादी? क्या चल रहा था उनका अपने पति के साथ कुछ सालों से अफेयर? ऐसे ही अलग अलग न्यूज वालों ने अलग अलग हेडलाइन के साथ अपना अपना न्यूज़ छापा था, पर उन सब में एक बात सेम थी, वो थी मीरा राजपूत ने अचानक से किया शादी। डैड, आप क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करने पर तुले हुए हो? क्या आपको आपकी बेटी खुश सही नहीं लग रही जो आप उसका नाम एक अनजान से जोड़ उसको बर्बाद करने में लगे हो? मीरा के लिए अब तक जो था वो सीड और सिर्फ उसके डैड का बिजनेस। ये सब हेडलाइंस पढ़कर के मीरा का दिमाग गर्म हो गया। वो गुस्से में अपने बेड पर फ़ोन फेंकते हुए अपने रूम से बाहर निकली। मीरा गुस्से में शशि जी के रूम की तरफ जा ही रही थी कि उसने देखा नीचे डाइनिंग रूम में सिद्धार्थ आराम से बैठकर कॉफ़ी पढ़ रहा है। अभी उसको ऐसे देखकर लग रहा था कि वो इस घर का मालिक हो। वो राजपुर परिवार का दामाद होने का फ़ायदा बड़े अच्छी तरीके से उठा रहा था। उसको ऐसे देख मीरा, जो पहले अपने पापा के रूम में जा रही थी, वो गुस्से में उसकी तरफ आने लगी। सिद्धार्थ चाय पी रहा था, तभी उसकी नज़र सामने से आती मीरा पर गई। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो खुद को आगे होने वाले ड्रामा के लिए तैयार कर रहा था। छोटे मालिक, क्या मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ ले आऊं? रामू काका ने सिद्धार्थ के सामने आते हुए कहा। अभी नहीं काका, एक बार डॉक्टर को आके देख लेने दो अंकल को, फिर मैं कुछ खा लूंगा। सिद्धार्थ शशि जी के लिए फिक्रमंद था, इसलिए वो डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ के बातों का जवाब अभी रामू काका दे ही पाते तभी मीरा बोली, छोटे मालिक क्या बात है? जो सफ़र तय करने के लिए डैड को पूरे 20 साल लगे थे, वो तो तुमने अपने एक्टिंग के दम पर कुछ दिनों के हासिल कर लिया। क्या बात है? इतना बोल मीरा सिद्धार्थ के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मीरा गुस्से से सिद्धार्थ को घूरे जा रही था, वहीं सिद्धार्थ बिना कुछ बोले शांति से उसको देख रहा था। एपिसोड 5 सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू मिस। मीरा सिद्धार्थ को घूरे जा रही थी, पर सिद्धार्थ उसको बिना कुछ जवाब दिए देखे जा रहा था। उसके लिए मानो जैसे मीरा अभी है ही नहीं,
अपने क्वेश्चंस का जवाब ना मिलता देख मीरा को गुस्सा और बढ़ गया। वो फिर बोली, क्यों, क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई तो अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, या ऐसा है कि तुमको अब शर्म आ रहा है? छोटे मालिक, यही सुनना चाहते थे ना तुम? यही लाइफ जीना चाहते थे ना? क्यों, क्या हुआ? बोलिए छोटे मालिक, मीरा तंज कसते हुए गुस्से में बोली। सिद्धार्थ अभी भी चुप था और वही मीरा उसको एक पर एक ताने मरते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने डैड का बदला अभी सीट से ले रही थी। ये सब देख रामू काका बोले, बिटिया आपको ऐसे बात नहीं करना चाहिए। छोटे मालिक से अब ये आपके पता है, और सोचिए जरा, मालिक को जब आपके इस व्यवहार का पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा? डैड को कैसे लगेगा या आपको कैसा लगेगा? इन बातों से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है ये जो भी कुछ हो रहा है इसमें आपकी भी मिली भगत है। आप दोनों ने को मेरे साथ किया है। इतना बोल वो सिद्धार्थ की तरफ गुस्से से घूरने लगी। आपको मालिक के फैसले को गलत नहीं समझना चाहिए। आप ये नहीं भूल सकती कि मालिक ने आज तक कोई गलत फैसला नहीं लिया है। रामू काका शांत लहजे में बोले, आज तक कुछ गलत नहीं किया, पर इस बार उनसे गलती हुई है, इसका एहसास उनको बहुत जल्दी होगा। मीरा की बात सुन रामू काका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहां से चुपचाप चले गए। वही सिद्धार्थ कॉफी के हर घुट के साथ मीरा को घुरे जा रहा था। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या करके डैड को फंसाया, पर एक बात याद रखना, तुम कितना भी सतिर क्यों ना हो, मेरे सामने कोई चाल काम नहीं करने वाला। तुम्हें मैं अपने डैड के इस मेहनत से खड़े किए हुए बिजनेस में से 1 रुपया भी नहीं लेने दूंगी। ये बोल मीरा गुस्से से उठकर वहां से जाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, थैंक यू मिस, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अपने अभी जो कुछ भी कहा उसको मैं अपने तारीफ के तौर पर लूंगा। एंड या, बाय द वे, I'm not interested in your dad's business and neither in you. You are not my types. इतना बोल सिद्धार्थ वहाँ पर अपनी कॉफी का मग रख कर उठ के वहाँ से निकल गया। उसने एक बार के लिए भी मीरा की तरफ नहीं देखा, उल्टा आगे जाके उसके चेहरे पर जीत की एक छोटी सी मुस्कान थी। मीरा गुस्से से सिद्धार्थ को जाते देख रही थी। वो चीखते हुए बोली, ब्लॉडी चीटर, खुद को समझते क्या हो तुम? मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं तुम जैसे फकेस्टस में, दूर रहो मेरे डैड के बिजनेस से। इसके आगे मीरा कुछ बोलती तभी वहां आते हुए कुमार बोला, क्या हुआ मीरा, तुम ठीक हो? और ये तुम किसकी बात कर रही थी? इतना बोल कुमार आसपास देखने लगा। वो मैं कहकर मीरा उधर देखने लगी। फिर बोली, तुमने पता लगाया इस लड़के के बारे में? हाँ, मैंने पहले ही कुछ लोगों को काम पर लगा रखा है, तुम टेंशन मत लो, कल सुबह तक सिद्धार्थ सर के सारे रिकॉर्ड तुम्हारे पास होंगे। इतना बोल कुमार मीरा की ओर शांति से देखने लगा। जो भी करना है जल्दी करो, मुझे सब कुछ जानना है। पता नहीं डैड की इस नासमझी से हमें क्या क्या झेलना पड़े। सिद्धार्थ वाला से निकलकर वहीं नीचे वाले एक कमरे में था। वो अभी उसके और मीरा के बीच हुए बातों के बारे में सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। बॉस, वो आपके बारे में पता करने के लिए कुछ लोग लगाए गए हैं, शायद मीरा मैम के असिस्टेंट की तरफ से। सामने वाला इंसान एक सांस में बोला, शेखर, तुम इन सब जैसे छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फोन मत किया करो। तुम्हें जब मालूम है वो मेरे बारे में पता लगा रहे हैं तो हो सकता है कॉल भी रिकॉर्ड करवाए। सिद्धार्थ ने समझाते हुए कहा, सॉरी बॉस, वो बस मुझे लगा। आई एम सॉरी बॉस, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब जो भी हो मुझे बिना कोई इमरजेंसी के फोन मत करना, और हाँ, मोम का ख्याल रखना। इतना बोल सिद्धार्थ ने फोन काट दिया। एपिसोड 6, आज तुम्हारी मैडम की सुहागरात है। सिद्धार्थ अपने कमरे में बैठा था। वो सोच रहा था कि आखिर कब तक उसको ऐसे रहना होगा। तभी बाहर से रामू काका की आवाज आई, छोटे मालिक, वो डॉक्टर साहब आ गए हैं, क्यों ना आप ही उनसे मिल लिए। इतना सुनते ही सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खोल दिया और रामू काका के साथ शशि जी के रूम की तरफ चल दिया। कमरे में मीरा और उसका असिस्टेंट कुमार पहले से ही थे। डॉक्टर उनका चेकअप करे रहे थे। शशि जी, आप अब बिल्कुल ठीक है। इतना बोलते ही डॉक्टर मुस्कुराने लगा। उसकी ये बात सुन जहां सिद्धार्थ, कुमार और रामू काका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, वहीं मीरा सुन्न पड़ गई थी। ये सब क्या मजाक है? आप ऐसा कैसे ठीक हो सकते हैं? माया ने थोड़ा गुस्से में कहा। उसकी ये बात सुन सब घूर के उसको देखने गले। डॉक्टर ने मीरा को ऐसे रिएक्ट करते हुए कहा, ये क्या बोल रही है आप मिस मीरा? क्या आप खुश नहीं कि आपके पिताजी कुछ दिन और जिंदा रह सकते हैं? मीरा तो बेचारी अपने आप को ठगी महसूस कर रही थी। उसने डॉक्टर की बातों पर ध्यान दिए बिना कहा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं डैड? क्या सच में आप मेरे ही डैड हैं ना? अपने मन की शांति के लिए अपने मेरे साथ ये सब किया, मुझे एक अनजान के साथ बांध दिया। इतना बोल वो गुस्से से अपने ही डैड को घूरने लगी। डॉक्टर बेचारों की तरह माया की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से शशि जी की धीरे से आवाज आई, थैंक यू डॉक्टर, आप जा सकते हो। शशि जी के इतना बोलते ही डॉक्टर मीरा के तरफ घूरते हुए रूम से तेजी में निकल गया।
अब आप जो भी पूछना चाहती है मुझसे पूछ सकती है। शशि जी ने मीरा की तरफ देखते हुए बोले। आखिर क्यों? मीरा इतना बोल चुप हो गई। मैंने आपके साथ ऐसा क्या गलत किया जो आप ऐसे रिएक्ट कर रही है? शशि जी ने मीरा से शांत लहजे में कहा। सब कुछ करके आप ऐसे अनजान कैसे बन सकते हैं डैड? खुद की बीमारी का नाटक किया, मुझे इस अनजान से शादी करने पर मजबूर कर दिया। इतना सुनते ही शशि जी मुस्कुराने लगे और बोले, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैंने ये सब नाटक किया था आपको शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए, या फिर आप मुझको और अधिक वक्त तक जिंदा नहीं देखता चाहती? डैड, शशि जी ये ऐसे बोलते देख मीरा झट से बोली। आपको क्या लगता है मुझे नहीं मालूम ही होगा कि मेरी बेटी के मन में क्या चल रहा है? शशि जी ने मीरा की ओर गंभीर रूप से देखते हुए कहा। शशि जी ने मीरा की ओर देखते हुए रामू काका को कुछ इशारा किया। कुछ समय बाद ही रामू काका अपने हाथ में एक फाइल लेके वापस आए। शशि जी वो फाइल रामू काका के हाथ से लेते हुए मीरा की ओर बढ़ाते हुए बोले, ये रहा मेरी मेडिकल रिपोर्ट, आप चेक कर सकती है बेटा, शायद तब आपको विश्वास हो जाए मुझ पर। इतना बोल वो सिद्धार्थ को अपने तरफ बुलाने लगे। मीरा अपने डैड का रिपोर्ट खोल देखने लगी, इधर शशि जी सिद्धार्थ के साथ बात करने लगे। मीरा ने जब रिपोर्ट पढ़ा तब उसको यकीन हुआ कि उसके डैड को सच में हार्ट अटैक आया है, पर यह अटैक उतना भी बड़ा नहीं था जितना शशि जी और रामू काका ने दिखाया था। मीरा को ये सब देखकर गुस्सा आया, पर वो अपने डैड को क्या बोलती। वो खुद को शांत करके अपने पिता की ओर देखने को मुड़ी। अभी जो उसका गुस्सा शांत हो गया था वो फिर से बढ़ गया। शशि जी बहुत प्यार से सिद्धार्थ से बातें कर रहे थे और सिद्धार्थ भी उनके साथ ऐसे था जैसे वो उनका दामाद ना हो के बेटा हो। आपने जो हमसे वादा किया है उसका ख्याल रखना बेटा, शशि की सिद्धार्थ के ओर देखते हुए प्रेम से बोले। आप निश्चिंत रहिए अंकल, जो हमने आपसे वादा किया है वो सब हम जरूर पूरा करेंगे। फिर से अंकल, बेटा आपको नहीं लगता अब कम से कम आपको हमें डैड बोलना चाहिए जैसे मीरा बोलती है? शशि जी थोड़ा गुस्से में होने का नाटक करते हुए बोले। बिल्कुल अंकल, मेरा मतलब है डैड। इतना बोल दोनों मुस्कुराने लगे। शशि जी और सिद्धार्थ को एक साथ ऐसे बातें करते हुए देख मीरा गुस्से में अपने पिता के पास आते हुए बोली, डैड अब तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हूँ आई थिंक, तो अब मुझे अपने फ्लैट पर जाना चाहिए। ये बोल वो मुड़ने लगी, तभी शशि जी पीछे से बोले, आप शायद भूल गई है अब आप एक शादीशुदा है, अब आपको अपने पति के साथ रहना होगा। आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रूल्स तो याद है ना? बिल्कुल डैड, भला मैं आपने इस इतने अच्छे दिए गए तोहफे को कैसे भूल सकती हूँ? इतना बोल वो सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोली, जैसा कि अब हमें एक साथ एक रूम में रहना है तो तुम्हें भी मेरे साथ मेरे पीछे चलना होगा। इतना बोल वो रूम से निकल गई। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला, वो बस शशि जी को देखने लगा। आपको जाना चाहिए बेटा, आप उसको थोड़ा टाइम दो, एक दिन वो खुद आपको पीछे नहीं अपने साथ चलने को बोलेगी। इतना बोल वो सिद्धार्थ की तरफ दया भाव से देखने लगे। बिल्कुल डैड, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, वैसे सच में ये आपकी ही बेटी है ना? इतना बोल वो मुस्कुराने लगा, फिर शशि जी के पैर छुए और बाहर की ओर निकल गया। ये कहीं का राजा है क्या जो ये मुझे इतना इंतजार करवा रहा है? मीरा कार के ड्राइवर सीट के बगल में बैठे बैठे बोली। तभी सिद्धार्थ जल्दी से आके कार के पिछली सीट पर बैठ गया। कार मीरा के फ्लैट की तरफ मुड़ गई। पूरे रास्ते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। ड्राइवर बेचारा, जो कि पहले से ही मीरा के इस बिहेवियर का आती था, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर सिद्धार्थ बोर होने लगा। अरे भाई, कोई ढंग का गाना लगा दो, लग रहा है किसी के मैयत में जा रहा हूँ। थोड़ा माहौल बनाओ यार, आखिर आज तुम्हारी मैडम की फर्स्ट नाइट है। इतना बोल सिद्धार्थ मीरा की ओर आंख मार मुस्कुराने लगा। एपिसोड 7 माय डियर हस्बैंड एंजॉय योर हनीमून विदाउट योर वीफी। अरे यार, कोई ढंग का गाना लगाओ, आज तुम्हारी मैडम की सुहागरात है, मातम नहीं मानने वाली वो जो तुम ऐसे चुप हो। इतना बोल सिद्धार्थ ने मीरा की तरफ आंखें मारी और मुस्कुराने लगा। ये सुनते ही जैसे ड्राइवर के पांव तले से जमीन खिसक गई, उसने कार को अचानक से रोक दिया। वहीं मीरा गुस्से से सिद्धार्थ की ओर देखे जा रही थी। अरे क्या भाई, तुम्हें तो गाड़ी भी चलाने नहीं आती, तुम्हें ड्राइवर किस बेवकूफ ने रख लिया? सिद्धार्थ ने ड्राइवर की ओर मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी मैडम, इतना बोल ड्राइवर ने गाड़ी फिर से स्टार्ट किया। वहीं मीरा अभी भी सिद्धार्थ को घुरे जा रही थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था ये इंसान उसके डैड के सामने कितना जेंटलमैन जैसा रहता है और उनके पीछे से एकदम टपोरी। ऐसे ही कुछ देर के बाद गाड़ी एक फ्लैट के सामने आके रुकी। मीरा बिना सिद्धार्थ की ओर देखे हुए अपने घर की ओर चली गई। वहीं सिद्धार्थ घर को काफी गौर से देखे जा रहा था। वो मीरा के पीछे पीछे चलते चलते घर के अंदर आ गया था। क्या बात है, यहाँ तो काफी तितलियां हैं, सिद्धार्थ ने घर में घुसते ही वहां पर काम करने वाले औरतों को देखते हुए कहा। ये सुन मीरा गुस्से से उसकी तरफ देखते लगी।
मीरा हमेशा से अपने पापा से अलग रहती थी। उसके पापा को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मीरा ने अपने घर में सिर्फ लेडीज वर्कर्स को काम पर रखा थी, क्योंकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर पर ही रहती थी। सिद्धार्थ मीरा को पीछे छोड़ जाके सोफे पर बैठ गया। उसको ऐसे बैठे देख मीरा अपने कमरे की तरफ चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की को लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, तब क्या होगा मेरा, इतना सोच सिद्धार्थ कुछ सोचने लगा। सर, आपके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। सिद्धार्थ को ऐसे शांत बैठे देख घर में काम करने वाली एक मेड ने बोला। नो थैंक यू मिस। इतना बोल सिद्धार्थ उस लड़की को घूरने लगा। काव्य सर। वाह, कितना खूबसूरत नाम है आपका, काव्य जी। मेड शर्माने लगी। तभी दूसरी मेड अपने हाथ में एक कॉफी का ट्रे लेकर आए और सिद्धार्थ के सामने रखते हुए बोली, तो आप हैं जिनसे मीरा मैडम की शादी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिद्धार्थ ने झट से जवाब दिया। उसके सामने खड़ी वो मेड मुस्कुराने लगी। पिछले 15 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ सर, आज तक इस घर में मीरा मैम के डैड को छोड़कर रहे एक भी पुरुष नहीं आया, और न्यूज़ हम सब ने देखा है सर। इतना बोल वो मुस्कुराने लगी। नहीं, शायद आपने गलत अनुमान लगाया है, मैं उनका पति नहीं है, हो सकता है उसके हस्बैंड का भाई या दोस्त हूँ, शायद इसलिए आज यहाँ हूँ। और वैसे भी अब मुझ जैसा इंसान इतनी जल्दी शादी कर लेगा तो बाकी लड़कियों का क्या होगा। इतना बोल वो काव्य की ओर देख मुस्कुराने लगा। वहीं मीरा अपने कमरे के खिड़की से ये सब देख रही थी। उसको ये सब देख समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे और क्यों। सिद्धार्थ नव्या की ओर देखकर इशारे किए जा रहा था। वहीं नव्या भी शर्माते हुए उसके ओर देख रही थी। ये सब देखते हुए मीरा ने गुस्से में सिद्धार्थ को अपने रूम से ही बुलाया। आवाज सुन नव्या और उसके साथ वाली मेड हड़बड़ाते हुए वहां से भाग गए। वहीं सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए मीरा के रूम की ओर बढ़ने लगा। तुम्हारे अंदर शर्म है कि नहीं? डैड के सामने कुछ और रहते हो और उनसे दूर जाते ही कुछ और, आखिर कर क्या रहे हो तुम ये सब? मीरा सिद्धार्थ की ओर मुड़ते हुए अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली। क्या वाइफी, तुम्हें अगर मुझे रूम में ही बुलाना था तो थोड़ा प्रेम से बुलाती, ये क्या तकेरा हुआ? मुझे मालूम है आज हमारी सुहागरात है और तुम उसके लिए काफी एक्साइटेड हो। इतना बोल सिद्धार्थ बिस्तर पर कूदकर चढ़ गया। आर यू मैड? समझ क्या रखा है खुद को? मैं तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो या फिर करो। पता नहीं क्या देख लिया डैड ने तुम जैसे नमूने में। इतना बोल वो सिद्धार्थ को घूरने लगी। वाइफी, तुम रोमांस भी चाहती हो और गुस्सा भी हो रही हो, पहले तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे अभी। क्या तुम सच में ऐसे ही हो, या इतना बड़ा घर देखकर और राजपुर परिवार के पैसों के बारे में सुनकर सदमा लग गया है तुमको? कहाँ कुछ भी बड़ा है, ये देखो हमारा बेड कितना छोटा है, इस पर मुझे नहीं लगता हम दोनों कंफर्टेबल हो पाएंगे। ये बोल वो मीरा को बेड दिखाने लगा। मीरा खुद को लाचार महसूस कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी डील करने की आदत थी, पर वो इस इंसान से कैसे डील करे जो उसके किसी भी बातों को सीरियस ही नहीं ले रहा था। क्या हम आराम से कुछ बातें कर सकते हैं? मीरा ने सिद्धार्थ की ओर देखने हुए शांति से कहा। क्या बेबी, आज के दिन भी तुम्हें सिर्फ बातें ही करना है? तुम्हें नहीं लगता हमें अब तक कुछ और? इतना बोल वो शर्माने लगा। ओह गॉड, तुम्हें सच में इलाज की जरूरत है? इतना बोल मीरा ने अपने असिस्टेंट को कॉल लगा दिया। हाँ कुमार, अभी के अभी लंदन जाने की इंतजाम करो। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। सो माई डियर हस्बैंड, एंजॉय योर हनीमून विदाउट योर वाइफी। गेट वेल सून स्वीट हार्ट, बाय। इतना बोल वो सिद्धार्थ की ओर देख मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। एपिसोड 8 जंगली बिल्ली। सिद्धार्थ जो कि बेड पर लेटा था, वो अभी अभी जो उसने सुना वो सुन वो चौंक गया। क्या ये कहना अच्छा होगा कि उसने शादी के पहले दिन ही अपनी पत्नी को इतना परेशान किया जिसके वजह से वो आज उसको ऐसे छोड़कर चली गई? वो गुस्से में बेड से उठते हुए अपने फोन की तरफ बढ़ा। आसपास चेक करने के बाद जब कोई उसको अपने कमरे की तरफ नहीं दिखा तो उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए और अपना फोन निकाल एक नंबर लगाने लगा। क्या आपने ये नहीं कहा था कि मुझे उनके पास एक प्लेबॉय बन के जाना चाहिए? वो मेरी जैसे शांति वाले लड़के को कभी पसंद नहीं करेगी। सिद्धार्थ ने फोन लगाते हुए ही बिका सामने वाले इंसान के आवाज सुने बोला। क्या सच में आपके जैसा लड़का ये सब कर रहा है एक लड़की को लिए? सामने वाले ने उल्टा क्वेश्चन पूछ डाला। क्या आपने कहा था कि नहीं? पहले ये बोलो आप, सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा। कहा था क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस से मुझे ये अंदाजा है, सामने वाले ने जवाब दिया। तो भला वो मुझे शादी के पहले ही दिन ऐसे अकेले अपने अपार्टमेंट के बेडरूम में छोड़कर कैसे चली गई? क्या आपके एक्सपीरियंस सच में काम के हैं? क्या सच में अभी आप अपने ही बीवी के रूम में अकेले हैं? सामने वाले ने चौंकते हुए कहा। बिल्कुल आपने सही सुना, हम अभी उनके रूम में हैं और वो अभी थोड़ी देर पहले ही लंदन के लिए निकल गई।
इतना सुनकर सामने वाला इंसान जोर से हंसने लगा। उसकी ऐसे हंसी सुन सिद्धार्थ को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या करता। क्या आप चाहते हो कि मैं आपको राजस्थान वाले क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए छोड़ दूं? सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं नहीं सॉरी भाई, वो मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था, पर प्लीज मुझे उस आधा नर आधा नारी के पास नहीं जाना प्लीज यार, प्रेम लड़खड़ाते हुए कहा। हाँ मम भाई, क्या आप मुझे एक बार शुरू से बता सकते हो अब तक आपने क्या क्या किया? प्रेम ने गंभीर स्वर में पूछा। प्रेम के पूछने के बाद सिद्धार्थ ने उसको वो सब बता दिया जो अब तक उसने मीरा के साथ होने पर किया था। इतना सुनते ही एक बार फिर प्रेम हंसने लगा। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। मैं तो आपको ये सब करते देख इमेजिन भी नहीं कर सकता, काश मैं भी वहां होता। प्रेम ने मजाकिया लहजे में कहा। अगले महीने तुम राजस्थान वाले क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, तैयारी करो। इतना बोल सिद्धार्थ ने गुस्से में फोन रख दिया। सिद्धार्थ अपने रूम से बाहर निकला। सामने वही सारी मैच थी, पर काव्य नहीं थी। ये देखते हुए सिद्धार्थ ने उसके सामने खड़ी एक मैच से काव्य के बारे में पूछा। वो काव्य तो मैम के साथ गई है। वो जब भी अपने बिजनेस के लिए कहीं बाहर जाती हैं, तो उनके साथ हम में से कोई एक जाता है, इसलिए वो यहाँ नहीं है। आप बोले आपको क्या चाहिए? इतना बोल मैं उसकी तरफ देखने लगी। नहीं कुछ नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। वैसे आपकी ये मीरा मैडम वापस कितने दिनों में आती है? सर 5-6 महीने को लिए। इतना बोल वो वहाँ से निकल गई। 5-6 महीने? हम मम इतना बोल सिद्धार्थ वहाँ से निकल गया। मीरा अपने प्राइवेट चॉपर में बैठी थी, वहीं उसके सामने कुमार और काव्य थे। अभी तो मीरा की शादी हुए और अभी फिर से वापस लंदन। ये खुद की शादी तो एंजॉय करती नहीं, ना ही मुझे मेरी एंजॉय करने देती है। पता नहीं मैंने इसके साथ काम करने को हाँ ही क्यों कहा था। वहीं बैठे बैठे कुमार मन ही मन मीरा को कोस जा रहा था। काव्य की भी यही हालत थी। वो भी अभी मीरा के साथ आने के लिए भी नहीं थी, पर मीरा को ना कौन बोल सकता है। मीरा ने सिर उठाकर ऊपर देखा। अभी उसके सामने बैठे दोनों लोग अपने अपने ख्वाब में डूबे थे। उसको ऐसे देखे मीरा कुमार की ओर देखते हुए बोली, क्या तुमने सब कुछ पता लगाया उसके बारे में? मीरा की आवाज़ सुनते ही कुमार अपने ख्यालों से बाहर आया। तुम चिंता मत करो, कल सुबह तक सिद्धार्थ सर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लैपटॉप पर होगा। गुड। इतना बोल मीरा फिर से अपने काम में लग गई। इन्होंने अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा। एक तो अपने ही हनीमून के दिन उनको अकेले छोड़कर भाग रही है, ऊपर से उनके खिलाफ जासूस भी लगा रखा है। इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। इतना सोच काव्य मीरा की ओर घूरने लगी। सिद्धार्थ मीरा के अपार्टमेंट से निकल वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक फ्लैट में चला गया। ये फ्लैट उसको शशि जी के बोलने पर ही उसको मिला था। अपने फ्लैट में जाके सिद्धार्थ फ्रेश हुआ और कुछ टाइम बाद ही अपने घर में लगे सोफे पर बैठ टीवी देखने लगा। अभी टीवी में सारे तरफ उसके और मीरा की शादी की खबरें थे। न्यूज़ वाले अपने अपने से अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन हो सकता है मीरा का पति, आखिर किस खानदान से है वो लड़का, क्या मीरा ने लव मैरिज किया या अरेंज मैरिज, यही सब खबरें चारों तरफ फैली थी। ये सब देख सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, इनको पता भी नहीं, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनको तब तक मीरा के सीक्रेट हस्बैंड का पता नहीं चलने वाला जब तक मीरा ना चाहे। या मैं इतना बोल उसने टीवी बंद कर दिया। हम इस जंगली बिल्ली से शादी करके पहली दिन ही ऐसा कुछ होगा सोचा नहीं था। इतना बोल वो अपने सामने लैपटॉप को खोल उसने कुछ काम करने लगा। एपिसोड 9 माय डियर वाइफ गेट वेल सून। सिद्धार्थ अभी खुद को बेचारा महसूस कर रहा था। उसने अपने फ्लैट में ही रखे बोतल में से एक विस्की की बोतल निकाली और उसे ढार कर पीने लगा। अभी वो नशे में पूरे तरीके से डूबा था, तभी उसको प्रेम का मैसेज आया। मैसेज पर उसने प्रेम को कॉल लगते ही पूछा, इस बार कोई मजाक नहीं, वैसे भी अभी मेरा मूड काफी खराब है, जो भी प्लान है जल्दी एक्सप्लेन करो। इतना सुनते ही प्रेम ने जल्दी से अपना सारा प्लान जो उसने मीरा और सिद्धार्थ को एक करने के लिए बनाया था वो सुनाने लगा। इस ब्रो, ऐसे भाभी चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पाएंगी और मेरी वो बात सच है, भाभी जैसी लड़कियां आप जैसे जेंटलमैन को नहीं, रोनी जैसे बैड बॉय को पसंद करती है। प्रेम ने मुंह फुलते हुए कहा, क्या बकवास है तुमने, लगता है सच में अपना बैग पैक कर लिया है राजस्थान जाके मिस लीला के साथ काम करने के लिए। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, नो ब्रो सॉरी, अगर आपको ये प्लान सही नहीं लग रहा मैं दूसरा बनाकर बताता हूँ, पर ट्रस्ट मी ब्रो ये प्लान 1000% वर्क करेगा। प्रेम हड़बड़ाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? अगले 1 महीने तक मैं उसके ऑफिस में अच्छी तरह से काम करूँ, सारे फीमेल एम्प्लॉयर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करूँ और वहाँ मेरी बीबी को वो गोरे लाइन मारे। मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या काम ही नहीं कर रहा? तुम चाहते हो मैं अपने बीबी के पीछे भी ना जाऊँ उसको वापस लाने के लिए? सिद्धार्थ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा।
बिल्कुल ब्रो, आप ही सोचो, काम के मामले में उस ऑफिस में कौन होगा जो आपके सामने टिकने की कोशिश करेगा, और फिर मैं कौन सा बोल रहा हूँ उन लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल करने को। बस आप कुछ दिन के लिए अपने कोर नेचर को छोड़ थोड़ा सॉफ्ट बन जाओ। वैसे आपको लगता है भाभी जिसने अपने जैसे हैंडसम हस्बैंड को अपने ही बिस्तर पर अकेले छोड़ दिया वो किसी और गोरे काले को भाव देगी? मुझे तो लगता है भाभी उनकी तरफ देखती भी नहीं होगी। अपने भाई की बात सुन सिद्धार्थ ने एक नज़र खुद की ओर डाली और उसे अपनी हालत देख विश्वास हो गया था कि उसकी बीवी कितना भाव देती है लड़कों को। वो खुद की हालत देख मुस्कुराने लगा। अपने भाई को कुछ बोलता ना देख प्रेम जल्दबाजी में बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको खुद पर विश्वास नहीं? आपको ये तो नहीं लगती कि कहीं आप किसी दूसरी लड़की के करीब ना चले जाए? ऐसा हुआ भी तो कोई बात नहीं भाई, आप इनको डिवोर्स दे देना और दूसरी शादी कर लेना, मैं आपके साथ हूँ। वैसे भी आपकी अभी की हालत देख मुझे आपके लिए बुरा फील हो रहा है। प्रेम ने मजाकिया अंदाज में कहा। शट अप, तुम्हें सच में ये नहीं लगता कि आजकल तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो? तुम मुझे ये बताओ, 1 महीने बाद क्या? 1 महीने बाद सिर्फ प्यार ही प्यार भाई, आप उनको 1 सेकंड के लिए भी जाने मत देना, प्रेम शरारती लहजे में बोला। यूं इडियट, तुम सच में इंग्लिश मूवी देखकर दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ उसको वापस कैसे लाएंगे? सबको मालूम है वो 6 महीने से पहले वापस नहीं आती। अरे ब्रो, आप भूल गए आप क्या चीज़ हो? हम भाभी को वो देंगे जिसके पीछे वो पिछले 2 सालों से लगी है, प्रेम खुशी से बोला। नॉट बैड, तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं, मैं तैयार हूँ। इतना बोल सिद्धार्थ ने बिना प्रेम की बातें सुने कॉल काट दिया। माई डियर वाइफी, गेट वेल सून। उसके बाद शायद तुम मुझे अपने साथ रखना चाहो पर मैं ना आऊँ। इतना बोलते ही उसने शराब की बोतल अपने मग में लगा लिया। इस वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पर एक देवल मुस्कान थी। मीरा अभी अपने लंदन वाले घर की ओर बढ़ रही थी। उसका बिजनेस यहाँ लंदन में भी अच्छा चलता था। शुरू से ही मीरा ने लंदन वाले ऑफिस को संभाला और शशि जी ने इंडिया में उनके जितनी बिजनेस थे उनको शशि जी का मन था कि मीरा अपने लंदन वाले बिजनेस को भी इंडिया के कराए और पूरा बिजनेस वही संभाले, पर वो नहीं मानी। बिजनेस के साथ साथ मीरा का एक बंगलो भी यहाँ लंदन में था। वो अभी अभी उसके अंदर ही जा रही थी। मीरा को अंदर आते देख उसकी फ्रेंड संध्या दौड़कर ऊपर से आते हुए उसके गले लग गई। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीट हार्ट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वैसे मुझे नहीं लगा था तू इतनी रोमांटिक होगी। अपने फर्स्ट नाइट स्पेंड करने के लिए तुमने लंदन चुना। वाव यार, मानना पड़ेगा, किसी ने सही कहा है, शादी के बाद अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, पर तू थोड़ा ज्यादा जल्दी बदल गई। वैसे जीजू कहाँ है? इतना बोल वो कुमार और काव्य की ओर इशारा से पूछने लगी। जीजू कौन? जीजू सुबह से मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, अब तू शुरू मत हो जा। वैसे कल की मीटिंग का क्या सब कुछ रेडी है ना? मीरा संध्या की ओर देखते हुए बोली। तू टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत कर, सही सही बता जीजू कहाँ है? संध्या मीरा की ओर गुस्से से देखते हुए बोली। मीरा संध्या को ऐसे गुस्से में देख मुस्कुराए जा रही थी। वो वहीं लगे सोफे पर बैठ गई और संध्या की ओर देखने लगी। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे को घूरते देख कुमार आगे बढ़ते हुए बोला, वो तुझे मालूम है न अपनी मीरा कैसी है? उसने सिद्धार्थ को अपने वाले अपार्टमेंट पर लाके छोड़ दिया और खुद यहाँ आ गई होगा। बेचारा इसके रूम में बैठ होगा। चलो मैं चलता हूँ, सुबह की मीटिंग के लिए भी जल्दी ही उठना है। इतना बोल कुमार वहाँ से चला गया। वहीं नव्या भी अपने काम करने के लिए चली गई, पर संध्या गुस्से में अभी भी मीरा को घुरे जा रही थी। तू भला ऐसे कैसे कर सकती है? अपने ही पति को उसके फर्स्ट नाइट पर अकेले छोड़ दिया। संध्या गुस्से में बोली। कम ऑन, तू इतना ओवररिएक्ट कर कैसे कर सकती है? तुझे मालूम है ना ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। जैसा डैड ने अपने शांति के लिए कहा वैसा मैंने किया। इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं, सोच जस्ट रिलैक्स। इतना बोल वो भी वहां ऊपर की ओर जाने लगी। ये देख संध्या वही पास में रखे शराब की डेस्क की ओर बढ़ी और उसमें से एक बोतल निकाल पीने लगी। ये देख मीरा जो अपने कमरे की तरफ जा रही थी वो उसके ओर मुड़ गई। कल की मीटिंग कर सारा जीमा तेरे ऊपर है, बस ये बात याद रखना, मीरा ने संध्या को शराब पीते देख कहा। यस मैम, आई नो दिस। इतना बोल संध्या गुस्से में वहां से निकलने लगी। तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुझे सब पता है फिर भी इतना नाटक क्यों? तू कब सुधरेगी मीरा? मैंने सोचा था आज के पहले जो हुआ सो हुआ, पर आज से तू अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करेगी। पर नहीं, तुझे सिर्फ बिजनेस की पड़ी है तो मुख बिजनेस करना पसंद है तो मैं करूंगी ही। और रही बात शादी की तो वो मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। इसमें भला अब मैं क्या कर सकती हूँ? मीरा चिढ़ते हुए बोली। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो या लव मैरिज, पर मैरिज मैरिज होता है। तुझे ये तो पता है ना, आज से वो तेरा पति हो गया है। मुझे लगा था
तेरे जिंदगी में अब कुछ चेंज आएगा, पर नहीं, तू अभी के अभी वहीं पर है। तू सोच जरा, अभी आए बेचारा कैसी हालत में होगा। ये बोल संध्या वहां से चली गई। संध्या ने जाने के बाद मीरा ने अपनी मैरिज के बारे में थोड़ा सोचने का सोचा, पर जैसे ही उसको संध्या की लास्ट बात याद आई कि वो भला कैसा होगा, उसके सामने सिद्धार्थ का काव्य के साथ फ्लेटिंग करने वाला दृश्य आ गया। वो मुस्कुराते हुए संध्या की ओर देखते हुए धीरे से बोली, लगा होगा कहीं किसी के साथ। इतना बोल वो भी अपने कमरे की ओर चली गई। एपिसोड 10 चलने की तैयारी करो। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीट हार्ट, मुझे लगता है इस साल का भी बिजनेस वुमेन ऑफ द अवार्ड तुझे ही मिलेगा। संध्या बाहर से अपने हाथ में एक फाइल लेते हुए आए और मीरा के सामने वाले चेयर पर ये बोलते हुए बैठ गई। कितनी बार कहा है, ऑफिस में थोड़ा धीरे बोला करो तुम। मीरा अपना हाथ लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलाते हुए बोली, अरे यार, तू और तेरा ये लेक्चरर कभी खत्म नहीं होता। मैं यहाँ तुझे बधाई देने आई थी और तू है जो अपना लेक्चरर लेके बैठ गई। संध्या थोड़ा गुस्से होने का नाटक करते हुए बोली, बधाई? अभी इस अवार्ड शो होने में 2 महीने बाकी है, तुझे पता तो है ना। मीरा चिढ़ते हुए बोली, क्या 2 महीने? मेरे पास जो न्यूज़ है उससे तो अगर 1 साल भी होते तो तू ही जीतती। अच्छा सच में? पर ऐसा क्यों? क्या ये अवार्ड शो बंद हो रहा है? नहीं मेरी जान, इस अवार्ड को उसका विजेता उसे 2 महीने पहले ही मिल रहा है। इतना बोल संध्या ने अपने हाथ में लिए हुए फाइल मीरा की तरफ बढ़ा दिया और उसे खोलने का इशारा करने लगी। मीरा उसके रिएक्शन को इग्नोर कर अपने काम में लग गई। बेबी, तू हर टाइम सीरियस क्यों रहती है? लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर। तेरी उम्र अभी अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताने की है, ना कि ऑफिस में हमारे साथ। वैसे तूने अब तक जीजू की पिक्चर मुझे नहीं दिखाया। इतना सुन मीरान, जो कि अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी, उसने अपने हाथ रोक दिया। वो चेयर पर सिर टिका कर कुछ सोचने लगी। मीरा ने कुमार से सब कुछ पता करवाया था, सिद्धार्थ के बारे में। उसको सिद्धार्थ के बारे में ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे वो उसके ऊपर शक करे या उसने ये शादी क्यों की उसका पता चले। मीरा अगर चाहती तो शायद वो अपने और सिद्धार्थ के रिश्ते को शुरू से स्टार्ट कर सकती थी, जैसा कि उसके पापा चाहते थे, पर उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को वैल्यू ना देकर अपने बिजनेस को ज़्यादा वैल्यू देना जरूरी समझा। उसके लिए उसके पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अभी सबसे पहले है, बाद में कुछ और। मीरा को ऐसे कुछ सोचते हुए देख संध्या ने टांग खींचने के लहजे में बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अब नॉर्मल होने जा रही है? मीन दिन में ऑफिस में बैठे बैठे जीजू के सपने नॉट बैड। मीरा, जो कि अभी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, उसका ध्यान संध्या के इन बातों से टूटा। वो गुस्से में संध्या की ओर देखते हुए बोली, क्या बकवास है? मैं तुम्हें ऑफिस में काम करने के लिए पैसे देती हूँ, ना कि यहाँ मेरे पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने के लिए। मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, अभी भी उसके लिए ही आई थी। और रही बात तेरे पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने की, तो वो मैं कमेंट नहीं करती, बल्कि तुझे फ्री में अच्छी अच्छी एडवाइस देती हूँ। संध्या मुंह बनाते हुए बोली, क्या मतलब फ्री में एडवाइस? मीरा इससे आगे कुछ बोल पाती, तभी गेट पर किसी ने नॉक किया। मीरा ने संध्या को इग्नोर कर कमेंट बोली। सामने कुमार था, जिसके हाथों में एक फाइल थी और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान। हाँ बोलो, मीरा कुमार को ऐसे खुशी में देखते हुए पूछी। तुम्हें गुड न्यूज अब तक नहीं मिला? कुमार चौंकते हुए बोला। नहीं, क्या हुआ? कुमार मीरा की बात सुन संध्या की ओर घूरते हुए बोला, तुम तो बहुत पहले ही आ गई थी मीरा को ये न्यूज़ बताने, फिर अब तक क्यों नहीं? अरे वो मैं मीरा को न्यूज़ बताने ही वाली थी, पर इनसे मुझे अपने फालतू बातों में फंसा लिया। संध्या मीरा को इग्नोर कर लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली। संध्या की बातें सुन मीरा गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगी। वहीं कुमार, जो कि अपने दोनों दोस्तों को काफी अच्छे से जानता था, वो बात आगे ना बढ़े इसलिए बीच में बोला, अरे यार ये सब जाने दो, तुम न्यूज़ देखो। मीरा, इतना बोल उसने मीरा की हाथों की ओर एक फाइल बढ़ा दिया। मीरा ने बिना देरी किए कुमार के हाथ से फाइल खोल पढ़ना स्टार्ट किया। फाइल पढ़ते पढ़ते उसके भी चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। ग्रेट, तुम निकलने की तैयारी करो, मीरा कुमार की ओर फाइल बढ़ाते हुए बोली। मैं नहीं, तुम्हें भी चलना होगा, तुमने फाइल के लास्ट पेज नहीं पढ़ा क्या? कुमार मीरा की ओर घूरते हुए बोला। मीरा चेयर से उठकर खिड़की की ओर बढ़ते हुए बोली, पढ़ा मैंने, तुम हम सब के निकलने की तैयारी करो। अभी कुछ महीने तक मैं इंडिया से ही अपने इस ऑफिस के प्रोजेक्ट्स पर काम करूंगी। ठीक है, कुमार खुशी से वहां से निकलने से पहले बोला। वाह मतबल, हम इंडिया जा रहे हैं। फाइनली मैं जीजू से मिलने वाली हूँ। संध्या मीरा को पूछे से हक करते हुए बोली। हटो, ये क्या बचपना है? मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना तुम यहाँ के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दो और मैं और कुमार इंडिया के। मीरा संध्या की ओर देखते हुए बोली। नहीं, क्यों? तुम्हें मालूम है न, मैं कितने दिनों से अपने माँ से नहीं मिली, बेचारी बहुत याद करती है। पापा भी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, अब मुझे कुछ दिन उनके साथ रहना चाहिए। संध्या थोड़ा ड्रामा करते हुए बोली।
फिर जाओ तैयारी करो इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूँ। मीरा के इतना बोलते ही संध्या जल्दी से वहां से निकल भागी। वही मीरा फिर से अपनी काम में लग गई। वो आज के जितने भी काम यहाँ के थे वो जल्दी करना चाहती थी। वहीं इंडिया में होटल के रूम में 4 लोग बैठे थे। वो आ रही है ना? उन्हीं में बैठे गोल्डन हेयर वाले लड़के ने कहा। बिल्कुल बॉस जैसा छोटे मालिक ने कहा था। मैंने वैसा ही किया है, मैडम को आना ही पड़ेगा वरना बहुत नुकसान होगा उनका। उन्हीं में बैठे दूसरे आदमी ने कहा। भाई प्लीज यार थोड़ा तो विश्वास रखो अपने भाई पर, जो सीखा है आपसे ही सीखा है, पर फिर भी आपसे शातिर दिमाग है मेरा। हाँ बिल्कुल, पर ये दिमाग इसका आज तक हमारे किसी काम में नहीं आया, वहीं बैठे लड़की ने कहा। लड़की की बातें सुन वहां पर बैठे दोनों लड़का हंसने लगे। वही गोल्डन हेयर वाला लड़का वहां से उठ खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। वेलकम बैक जंगली बिल्ली, अब समय आ गया है तुम्हारे साथ सामने से खेलने का, इतना बोल वो मुस्कुराने लगा।